नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ इस क्लास में। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित भारतीय संविधान का विकास, संविधान कैसे बना, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको किसी भी वनडे एग्जाम से संबंधित सारे फैक्ट्स मिलेंगे और जहाँ तक मुझको उम्मीद है कि अगर संवैधानिक विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो 99%, 100% की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 99% आपको डाटा इसमें से मिल जाएगा। संविधान की शुरुआत करने से पहले हमने सबसे पहले ऊपर लिखा है संविधान। सबसे पहले तो हमको संविधान का अर्थ समझ लेना चाहिए कि आखिर अगर हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान किस शब्द से बना है, संविधान किस भाषा से बना है, कैसे क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में समझने के लिए हमने सबसे पहले लिखा कि यह लैटिन भाषा, आप देख सकते हैं, यह लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। ढांचे का मतलब, ढांचा आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ स्ट्रक्चर होता है। अगर इसकी हम अर्थ या परिभाषा की बात करें तो किसी भी राज्य के नीति शासन के संचालन के लिए एक आवश्यक दस्तावेज, किसी भी देश की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, वही इस संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से रखा गया है। जैसा कि आप अभी पढ़ेंगे, हमारे संविधान में जब हमारा संविधान शुरुआत में बनकर तैयार हुआ तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जबकि वर्तमान समय में बढ़ते समय के साथ साथ विभिन्न परिवर्तन होते गए, संविधान में संशोधन होते गए, जिससे वर्तमान में हमारे संविधान में अगर हम उपखंडों की बात करें, ऐसे अनुच्छेदों की बात करें जो किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आ गए, तो कुल मिला के लगभग 466 या 67 के आसपास हो गए हैं। लेकिन अगर मूल अनुच्छेदों की बात करें तो अभी भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, जबकि अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई। आइए इस संबंध में और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि हाँ, विश्व का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, विश्व का सबसे लिखित संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। जबकि अगर हम अलिखित की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, क्योंकि वहाँ कोई अनुच्छेद लिखे नहीं गए, बल्कि वहाँ के लोग परंपराओं के आधार पर, उनके नियम कानून परंपराओं के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम सबसे छोटे संविधान की बात करें तो सबसे छोटा संविधान यूएसए यानी कि अमेरिका का है। ठीक, संविधान को समझने से पहले हम संविधान में आगे काफी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले भाग 1, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, जबकि भाग 4 डीपीएसपी जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 मौलिक कर्तव्य, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले आखिर संविधान का विकास भारत में कैसे हुआ, भारत में संविधान की ज़रूरत कब पड़ी, क्यों भारत में संविधान बनाना पड़ा, कैसे बना, इन सब चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इन सबको जानने के लिए सबसे पहले हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। इस पूरे संवैधानिक विकास को हम 1773 से लेकर 1950 के बीच में जो भी घटनाएं संविधान के विकास को, संविधान को बनाने को लेकर हुई है, हम सब कुछ क्रम वाइज पढ़ते चलेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और हम हमारे लिए जान लेना आवश्यक होगा कि आखिर किसने बनाया इसको, ये संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू हुआ। अगर बात हम करें तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद उसको 15 वर्ष के लिए भारत में व्यापार के लिए भेजा गया। भारत कह सकते हैं पूर्व की ओर व्यापार के लिए भेजा गया। वहां से वो लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, शुरुआत में व्यापार करते हैं, लेकिन धीरे 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 उनकी स्थिति मजबूत होती चली जाती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित करती है, जिसका नेतृत्व क्लाइव करता है, रॉबर्ट क्लाइव, जिसको आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वो बंगाल का पहला गवर्नर था। उसके बाद धीरे धीरे इनकी स्थिति और मजबूत होती चली गई। फिर ये 1764 में बक्सर के युद्ध में पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर लिया, एक शासन के रूप में स्थापित कर लिया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब बना तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नॉर्थ थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नॉर्थ थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट। और उस समय जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, इससे पहले अभी तक हम देख रहे थे कि जो गवर्नर हो रहा था वो बंगाल का था, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। जबकि अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स, अभी तक वो गवर्नर था और अब यहाँ पे गवर्नर जनरल बना, जो कि सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अच्छा, इससे पहले एक चीज और थी कि बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियां व बंगाल की प्रेसिडेंसी, ये तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग थी।
ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको आप मान के चल सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसकी अधिकारिता बंगाल, बिहार व उड़ीसा, जो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनता है, उसकी अधिकारिता में बंगाल, बिहार व उड़ीसा है। जब इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इस समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। कई बार इनसे संबंधित सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर मुख्य न्यायाधीश कौन था और अन्य न्यायाधीश कौन थे। ज्यादातर मुख्य न्यायाधीश से सवाल पूछा गया है, तो हम मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानते हैं कि इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे। अगर इसके अतिरिक्त अन्य 3 न्यायाधीशों के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो भी आप स्पष्ट कर लीजिए कि अन्य 3 न्यायाधीशों में चैम्बर्स, स्टीफन एवं हाइट थे। चैम्बर्स, स्टीफन एवं हाइट। जबकि अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इसके आगे बढ़ते हुए कि कंपनी के मामले में ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। अभी तक कंपनी अपने हिसाब से शासन कर रही थी, उस पर कोई अधिकार नहीं था किसी का, मतलब कोई सरकारी दबाव उसके ऊपर ब्रिटेन की सरकार का नहीं था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अभी पूरी तरीके से मतलब उनका अधिकार नहीं हुआ, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उसके हस्तक्षेप की शुरुआत हो गई, जो कि आप आगे चल के पढ़ेंगे। 1858 में महारानी विक्टोरिया के नेतृत्व में क्राउन का शासन लागू हुआ। उस समय ब्रिटेन का पूरी तरीके से अधिकार हो गया, पूरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन सरकार का हो गया था। फिर आगे बढ़ते हुए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य जोड़े गए। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, उस समय गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी बनाई गई। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो पहला गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी में 4 सदस्य जोड़े गए। 4 सदस्य जोड़े गए जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इससे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 4 सदस्य थे। इसके आगे बढ़ते हैं। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितने क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चन आपके सामने। इससे आगे वनडे एग्जाम में और कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। अब इसके आगे और बढ़ते हुए हम दूसरे एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब आया? अच्छा, इसको एक चीज और, इसको क्रम में लगाने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट। अब यहाँ से जब हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उस समय ब्रिटिश पीएम थे नॉर्थ। और अब हम जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें, इसमें ब्रिटिश पीएम है विलियम पिट। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक ही चीज है, इसकी पहले ही स्थापना हुई थी। इसमें 4 सदस्य थे। अब यहाँ पे एक नया निकाय बनाया गया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यों का इसमें पृथक्करण किया गया। पृथक्करण का मतलब जब 2 निकायों के बीच में कार्यों का बंटवारा कर दिया गया, इसी को हम आगे चल के द्वैध शासन के रूप में जानते हैं। द्वैध शासन, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। जब इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको राजनीतिक कार्य दिया गया, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक कार्य दिया गया। और इसी को क्या कहते हैं? द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ पे हमको एक झलक देखने को मिली द्वैध शासन की, यहाँ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। धीरे धीरे संवैधानिक विकास होता गया। हमने पढ़ लिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ? कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब 1813 के चार्टर एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार था। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई निकाय यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ? कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। परंतु चीन व चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार चलता रहा। कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त किया गया, लेकिन 2 चीजें ऐसी थी जो छोड़ दी गई। एक तो चीन में इनका एकाधिकार हमेशा चलता रहा, और जो चाय के व्यापार पर इनका एकाधिकार था वो भी चलता रहा। इन दोनों में दूसरे को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किसके तहत मिली? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन बन सकता है, कई बार क्वेश्चन बना।
और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए। शिक्षा पर 1 लाख रुपए क्या भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए गए? समझने वाली बात है। ईसाई धर्म ने अपने प्रचार के लिए, क्योंकि भारतीय लोग हिंदी जानते थे, अपने प्रचार के लिए पश्चिमी शिक्षा हेतु यहाँ पर 1 लाख रुपए का खर्च किया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आज मेरा पहला दिन था। बहुत अच्छी, मैंने पहली बार लिखा, बहुत अच्छी राइटिंग भी नहीं बनी मेरी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। इसी क्रम में धीरे-धीरे मैं अपनी स्थिति को सुधारता जाऊँगा और आगे बढ़ के मैं आपको पूरा संवैधानिक विकास, फिर संविधान से संबंधित जो भी चैप्टर, जो भी प्रश्न, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं पूरा पढ़ाऊँगा। इसके बाद आपकी सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, साइंस, जो भी हो सकेगा, यहाँ तक यूपी स्पेशल भी मैं पढ़ाऊँगा, जो सारे वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फिलहाल आज इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।